सभी बच्चों का फिर से स्वागत है आज की अपनी क्लास में। और आज हमारा क्लास का टॉपिक जो पिछला हमने छोड़ा था उससे आगे कैरी ऑन करेंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। उसका फर्स्ट फेज हमने पढ़ा दिया था, राष्ट्रवाद के बारे में बता दिया था, एक राष्ट्र क्या होता है उसके बारे में बता दिया था और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बता दिया था। उससे आगे थोड़े से कंसेप्ट और हैं, ये कंसेप्ट छोटे छोटे बच्चों, लेकिन आपको एक एक चीज़ बड़ी ध्यान से सुननी है। आप लोगों को मैंने जो PDF भेजी थी उसके अंदर क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्योंकि अब की बार जो पेपर आना आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप आना, ठीक है। उसमें हर छोटी छोटी बात आपसे पूछी जाएगी, उन क्वेश्चनों को मैच करके देखना। इन्हीं लाइनों में से छोटे छोटे क्वेश्चन उन्होंने दे रखे, बड़ा क्वेश्चन तो अब की बार कुछ आना नहीं है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। शुरुआत करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, सेकंड पार्ट उसकी, मतलब यूरोप की पूर्वकालीन स्थिति। जब ये राष्ट्रवाद यूरोप में शुरू हुआ था ना, उससे पहले की थोड़ी सी स्थिति से अवगत कराते हैं कि यूरोप में कैसी स्थिति थी। आज यूरोप में हमारे देश देखो, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, लेकिन इससे पहले ये आज के नक्शे में है, पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले की क्या स्थिति थी वो बता रहे हैं। वहां दे रखा है कि राजशाही और कैटनों में बटा हुआ था। पूरा यूरोप है ना राजशाही, मतलब कुछ निरंकुश राजा हुआ करते थे, उनके अधीन था। और दूसरा कैटनों में बटा हुआ था। बेटा इसका मतलब क्या था, जैसे हम हमारे इंडिया में सुनते हैं कि भारत आजादी से पहले इतने प्रांतों में बटा हुआ था। वो छोटे छोटे राजा होते थे, रियासत होती थी ना, उसी वर्ड को बोला जाता है कैटन बोला जाता है इनकी लैंग्वेज में। उनमें फ्रांस ना सॉरी यूरोप बटा हुआ था। फिर है राजा थे वो सारे क्या थे, निरंकुश, तानाशाही चलने वाली थी, अपने मनमाने रूल चल रहे थे, ऐसा कुछ राजतंत्र वगैरह तो कुछ था ही नहीं। फिर है कोई सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान नहीं, किसी भी राष्ट्र की अपनी खुद की सामाजिक पहचान नहीं, कोई उनकी सांस्कृतिक पहचान नहीं, सिर्फ एक राजा उनकी पहचान है, उसके अधीन वो अपना जीवन जी रहे थे। उसे आगे है सम्राट मिनिस्टर। यूरोप के अंदर कितने छोटे छोटे प्रांत थे, प्रांत इंडियन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वैसे कैटन बोल रहा हूँ मैं, कितने थे, सब के अंदर एक खासियत थी भाई, सब अपने राजा के प्रति निष्ठा रखते थे। ये उनकी समानता थी सभी कैटनों की, कि जो राजा वहाँ का निरंकुश होता था, चाहे वो डर से कर रहे हो चाहे सम्मान से कैसे भी थे, पर उसके प्रति वो निष्ठा रखते थे। ये उनकी एक समानता थी। ये पूर्वकालीन स्थिति है। अब क्या हुआ, इस पूर्वकालीन स्थिति से उठ के वो संगठित होने लगे समाज, वहाँ का समाज थोड़ा थोड़ा संगठित होने लगा। अब संगठित होने का कोई ना कोई कारण हुआ होगा, ऐसे तो कोई इतनी बड़ी क्रांति के रूप में जन्म नहीं लेती। संगठन उनका क्यों बना, उसमें सबसे पहला योगदान था मध्यम वर्ग का उदय। मेनली ना क्या था, दो तरह की जीवन जीने वाले लोग ज़्यादा थे, एक तो हायर सोसाइटी, एक लोअर सोसाइटी। हायर सोसाइटी में आते थे सारे जो मतलब बड़े बड़े उद्योग धंधे उनके मालिक, सारे कारोबार के मालिक होते थे, जमीन उनके ऊपर उनका मालिकाना हक होता था, सारे पैसे वाली फर्म होती थी। और दूसरी कैटेगरी थी हमारी, वो थी लोअर, ठीक है। उनमें क्या थे, वो सारे उन जो फर्स्ट क्लास वाले थे उनके मजदूर के रूप में काम करते थे, उनके मजदूर के रूप में काम करते थे। लेकिन हुआ क्या, यूरोप में आई बच्चों औद्योगिक क्रांति। क्या आई, औद्योगिक क्रांति, मतलब कारखाने वगैरह बनने लगे ना, तो वहाँ से कुछ ऐसा हुआ कि जो लोअर कैटेगरी वाले लोग थे वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, ऊपर उठने लगे। ज़्यादा ऊपर भी नहीं गए लेकिन लोअर कैटेगरी में नहीं, इट मीन्स वो एक मध्यम वर्ग बन गया। मतलब उनकी पहुंच कुछ ऐसी हो गई कि जो फर्स्ट क्लास वाले पर्सन थे उनके साथ भी और नीचे वाले तबके के साथ। अब वो फर्स्ट क्लास में आ गए थे लेकिन वो नीचे से उठ के आए थे, नीचे से उठ के आए थे, तो एक दोनों का कड़ी का काम करने लग गए वो। अब जैसे ही वो एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ ना, वहाँ शहरीकरण हो गया, ठीक है। गांव थे वो शहरों की तरफ बढ़ गए, फैसिलिटियाँ बढ़ने लगी, वहाँ पे शिक्षा बढ़ गई, रोजगार बढ़ गया, बिजली पानी की सुविधा बढ़ गई थी। तो इससे क्या हुआ, जो गाँव थे ना वो शहरों का रूप लेने लग गए। तो उसके कारण एक मध्यम वर्ग तैयार हो, और ये मध्यम वर्ग थोड़ा सा अपने अधिकारों को लेकर जागरूक था, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक था। इसने है ना वहाँ के लोगों की थोड़ी सी विचारधारा को बदला, एक थोड़ा थोड़ा क्रांति का नया रूप दिया। फिर था कुलीन विशेषाधिकार खत्म हो गया। पहले क्या था, कुलीन विशेषाधिकार मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ अधिकार ऐसे थे जो बाई बर्थ मिले हुए थे, बाई बर्थ प्रिविलेजेस बताए थे ना मैंने, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, लोग ऑब्जेक्शन करने लगे, उनका विरोध करने लगे। इट मीन्स वो थोड़े थोड़े संगठित होने लग गए। और फिर था राष्ट्रीय एकता का विचार, ठीक है। अब इस दौरान कुछ ऐसे ऐसे लेखक भी आए बाहर निकल के, जिन्होंने लोगों के अंदर एक विचार रखा राष्ट्रवाद का, ठीक है। मतलब उनको अपनी खुद की पहचान, खुद की संस्कृति से जोड़ने का काम किया, उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना आई। ये सारी चीजें जब आई ना, तो धीरे धीरे उनको लगा कि जो पहले वाली स्थिति है अब वो बदलने वाली है। एक तो ये कारण था। फिर दूसरा था उदारवादी राष्ट्रवाद। वैसे तो उदार वर्ड आपने हिंदी में सुना है, उदार किसको बोलते हैं भाई, दयावान आदमी, काइंड, ठीक है।
जो ज़्यादा बंदी से नहीं रखता अपने स्वभाव को लेके, अपने समझौतों को लेके, उसको राष्ट्रवाद। लेकिन यहाँ क्या है कि उदार मतलब वर्ड बना आपका लिबरलिज्म से बना है, ठीक है, और जो आपका वर्ड है लिबर, इसका मतलब होता है आज़ाद, इसका मतलब होता है आज़ाद। अब जो उदारवाद है ना वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है आपका राजनीतिक, एक सामाजिक और एक आर्थिक। सामाजिक उदारवाद, सॉरी राजनीतिक उदारवाद, सामाजिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद। इससे पहले एक चीज बता देता हूं, एक डेफिनेशन है व्यक्ति की आजादी व कानून के समक्ष समझ। यहाँ पे राष्ट्रवाद का जो विचार चल रहा था लोगों के मन में, उस राष्ट्रवाद के विचार को केंद्रित करके है ना लोगों की परिभाषा उदारवाद के प्रति पता क्या थी? वे उदारवाद का मतलब क्या मानते थे? मध्यम वर्ग वाले वो मानते थे कि अगर व्यक्ति की आजादी है और कानून के समक्ष हम समान हैं तो हमारा राष्ट्रवाद उदारवाद है, ठीक है, कि उदारवाद की वहां पे है, उदारवाद भी मानने वाला, ये उनकी पहचान होती थी। लेकिन वैसे मेनली देखा जाए ना तो उदारवाद में 3 टाइप होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक उदारवाद क्या होता है भाई? कानून बने, सबके लिए बने और समान बने, सरकार बने, वो कैसी बने? संवैधानिक, ये उदारवाद था। अगर बात की जाए सामाजिक की, सामाजिक उदारवाद में भी यही थी कि सभी लोग समान हो, सबको बराबर शिक्षा मिले, बराबर अधिकार मिले। अगर मैं कहूँ आर्थिक उदारवाद, तो आर्थिक उदारवाद में बच्चों सारा, बेटा ध्यान दे ले, आर्थिक उदारवाद में कहूँ तो आर्थिक उदारवाद में आता है सारा व्यापार से संबंधित, पैसे से संबंधित। भाई आप लोगों को हमारी जगह पे व्यापार करने की परमिशन मिले, आपको हमारी जगह, ठीक है, न आप हमारे ऊपर टैक्स लगाएं, न हम आपके ऊपर टैक्स लगाएं, व्यापार के ऊपर जो प्रतिबंध है उनको कम किया जाए। अगर ये चीजें हैं तो हमारा क्या है? आर्थिक उदारवाद है, ठीक है। ये उदारवाद की उन्होंने थोड़ी टाइप दे रखी थी। अब इसके बाद क्या होता बच्चों? ये सारी चीजें, इसकी पूर्वकालीन स्थिति और उस स्थिति में थोड़ा सा जो फर्क आया, बदलाव आया, वो ये चीजें थी। अब बताते हैं आपको थोड़ा नेपोलियन के बारे में। पिछले चैप्टर में मैंने जिक्र किया था नेपोलियन का, ठीक है। नेपोलियन की संहिता भी आपने पढ़ी थी, जहां जहां उसने जो जो प्रांत जीते उन्होंने वहां पे कानून लगा दिए थे, एक जैसे कानून, एक जैसा माप, एक जैसा नाप, सारी चीजें, वो नेपोलियन संहिता का हिस्सा था। नेपोलियन ने बच्चों उस टाइम यूरोप में 39 स्टेट ऐसे थे जिनको जीत रखा था, 39 स्टेट को, हाँ 39 राज्यों को जीत रखा था। अब उसने एक तरह के, मैंने बताया था ना, एक तरह के नाप, एक तरह के माप, सारी चीज लागू कर रखी थी। उनमें एक वर्ड आता था एले, ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनमें आता है कि एले वर्ड किससे संबंधित है। तो एले क्या होता था बच्चों? कपड़ा मापन का एक पैमाना, कपड़ा मापन का एक पैमाना। पहले क्या होता था? अब कपड़ा दे दिया, कह दिया कि इसका माप बताओ, बोला 10 एले। अब हमें एले का मतलब हो सकता है वो एले में 1 मीटर भी हो और 1.5 मीटर भी हो, 1.25 मीटर भी हो, 2 मीटर भी हो सकता है। जैसे हम पानी लीटर में मापते हैं, वेट को किलोग्राम में मापते हैं, वैसे ही हम कपड़े को मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं ना, इतने मीटर कपड़ा दे, वहां बोला जाता था इतने एले, मीटर नहीं होता था, एले होता था। वही यहाँ की यूनिट थी उस टाइम, लेकिन ये यूनिट बराबर नहीं थी। हो सकता है कि एक देश के एले में 1 मीटर हो, दूसरे देश के एले में 1.25 मीटर हो, किसी की में 1.5 मीटर भी हो सकता था। ये एक समान इकाई नहीं होती थी। तो इन चीजों को नेपोलियन ने क्या किया था? एक समान लाने का प्रयास किया था। फिर एक वर्ड आता है जालवेराइन। अब ये क्या था? जालवेराइन ये है एक सीमा शुल्क संघ जो प्रसा द्वारा चलाया गया था। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि वो जब इसकी वियना की संधि हुई थी, ठीक है, जब नेपोलियन को हराया गया था वियना की संधि के द्वारा वाटरलू की लड़ाई में, तो वहां एक संघ बना था, ठीक है। किस किस का बना था आपका? ये चारों स्टेट थे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया सॉरी। तो उसमें से एक देश मैंने प्रसा बोला था, ठीक है, ये उस वक्त जाना माना देशों में ऐसा था प्रसा। उसने एक संघ बनाया था, सीमा शुल्क संघ, उसका नाम रखा था जालवेराइन। अब होता क्या था भाई, एक देश है ना दूसरे देश में व्यापार करने जाता था ना, जैसे ही अपने देश की सीमा निकालता था दूसरे देश में एंट्री करता था, उसको टैक्स देना पड़ता था। चुंगी कर होता है ना, चुंगी कर सुना है? मान ले दिल्ली का माल हरियाणा में बिकने जा रहा है, तो दिल्ली वाला जैसे ही हरियाणा में एंट्री करता है ना बॉर्डर पे, उसे चुंगी कर लेते, ठीक है। ये सिस्टम पहले था, उस टाइम भी होता था, उस टाइम बोला जाता है जालवेराइन। उन्होंने, हाँ, उसमें क्या किया था? मान लो एक बंदा है किसी दूसरे देश में जा रहा है, उसको बीच से 5 देशों के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है, तो उसको 5 बार भी टैक्स देना पड़ता था। मैक्सिमम टैक्स उस टाइम 11 लगता था, 11 बार, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या था? 11 बार, लेकिन 12 बार लगता था। अब इन्होंने क्या किया? एक ऐसा संघ बनाया जिसका उद्देश्य ये कर दिया भाई ऐसे बार बार टैक्स नहीं लगेगा,
नहीं तो लोग तो एक वस्तु का रेट है भाई, टैक्स लग गया, आगे चल के फिर टैक्स लग गया, आगे चल के वो बेचने का तब तक उस पर इतना टैक्स लग गया कि उसने फिर जाके रेट ही बढ़ा दिया चीज़ का। यहाँ से 100 रुपये की चीज़ लेके चला है, उसने पहुँचते पहुँचते 170 मतलब 70 रुपये का टैक्स दे दिया, तो चीज़ को 170 में बेचेगा जाके। तो ये चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने जालवेराइन एक व्यवस्था, एक संघ बनाया सीमा शुल्क संघ नाम से प्रसादेश ने, कि बार बार टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने अनुमति दे दी इस जगह पे आप सामान व्यापार करने के लिए जाते हो तो वो बिल्कुल फ्री, ठीक है, टैक्स फ्री होगा। इससे हुआ क्या, इस जालवेराइन का फायदा क्या हुआ, आर्थिक अवरोध समाप्त हो गए। पैसे के जो बीच में जो रुकावट थी ना, बैरियर्स थी, इकोनॉमिकल बैरियर जो आती थी व्यापार के अंदर, वो खत्म हो गई। जो बाधाएं आती थी, जो लोग डरते थे ना यार इतना तो टैक्स देना पड़ जाएगा, क्या आप व्यापार करने जाएं, वो चीज़ खत्म हो गई। अब मुद्रा की संख्या 30 से घटाकर 1 कर दी। उस टाइम है ना, व्यापार के लिए जो मुद्रा यूज होती थी ना, जो पैसा यूज होता था वो 30 तरह का यूज होता था। किसी देश की मुद्रा, कुछ किसी की, कुछ किसी की, कुछ कोई, जैसे आज के टाइम में मान लो हम व्यापार करें, कोई डॉलर में दे रहा है, कोई फ्रैंक में दे रहा है, कोई रूबल में दे रहा है, कोई रुपए में दे रहा है, कोई टका में दे रहा है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह की मुद्राएं थी। उन्होंने क्या किया इस जालवेराइन व्यवस्था के तहत कि व्यापार की मुद्रा है ना सिर्फ एक ही होगी भाई, वो चाहे हमारे यूरोप के किसी देश में हम व्यापार करने जाएं, इसी मुद्रा के थ्रू व्यापार किया जाएगा। वहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी, सोच के लेता था ये मुद्रा पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, भाई ये तो पैसे देगा मेरे को, पता नहीं है मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा। तो इस व्यवस्था के तहत एक तो आर्थिक अवरोध खत्म हो गए और एक मुद्रा की संख्या घट के 30 से 1 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब फ्रेडरिक लिस्ट नाम का एक व्यक्ति था, उसने जालवेराइन का उद्देश्य बताया था। ये जर्मनी भी वहाँ का हिस्सा था, तो जर्मनी में भी ये चीज़ चली थी, सारी चीज़ें। उसने इसको पॉजिटिवली लिया, बहुत पॉजिटिवली, और उसने जालवेराइन के बारे में कहा कि जालवेराइन का उद्देश्य जर्मनी को एक सूत्र में बांधना है, एक सूत्र में बांधना है। सूत्र मतलब यार ये मान लो एक यूनिटी लानी है, ठीक है, एक एकता लानी है। अब मान लो कि जर्मनी के कई टुकड़े हैं, कई प्रांतों में बटा हुआ है, ठीक है, कई कैटनों में बटा हुआ। मान लो जर्मनी एक देश, एक प्रांत दूसरे में व्यापार नहीं करा, दूसरा तीसरे में नहीं करा, तीसरा चौथे में नहीं करा, सब अपनी अपनी जगह मस्त हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही जालवेराइन की व्यवस्था शुरू की ना, तो सोचा यार बराबर में टैक्स तो लगता नहीं, हो सकता है सामान वहीं बेच के आ जाए। वो उसके को बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है, एक दूसरे से फिर लोग मिलने लगे व्यापार के बहाने। व्यापार के बहाने एक दूसरे के प्रांत में लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से पहचान होती है, पता चलता है कि ये हम सब जर्मनी के ही हिस्से हैं, ठीक है, ये हमारे प्रांतों में से एक है। तो एक वहाँ एकता की भावना पैदा हुई। तो इसको उसने फ्रेडरिक लिस्ट ने पॉजिटिव लिया था। स्टेटमेंट आ सकते हैं, जालवेराइन का उद्देश्य जर्मनी को एक सूत्र के रूप में बांधना है। इससे गलत लिख दिया मैंने, वैसे सूत्र आएगा, एक सूत्र के रूप में बांधना है। ये स्टेटमेंट किसकी थी? फ्रेडरिक लिस्ट की। चलो, अब मैंने बताया था 1815 के बाद नया रूढ़िवाद, जो पूरी जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाई थी उसके बाद मैंने लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था ना, ये वाटरलू की लड़ाई हुई और ये वियना की संधि हुई, वहां तक मैंने आपको पढ़ाया था। वो बिल्कुल बारीक थोड़ा दिया हुआ था, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि वो सारी संधि थी क्या और चक्कर क्या था। जैसे ही 1815 में वाटरलू की लड़ाई होती है, नेपोलियन बोनापार्ट को मार दिया जाता है, ठीक है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके द्वारा जीते गए सारे जो 39 प्रांत थे उनको उन्हीं 4 राष्ट्रों ने बांट लिया था, ठीक है। ये संधि हुई थी, इन चारों देशों ने युद्ध लड़ा था, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने। किसके अगेंस्ट? नेपोलियन के अगेंस्ट। अब जीता इन्होंने युद्ध, तो भाई उसके जीते हुए प्रदेशों को भी यही छीनेंगे। इन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने हिसाब से बांट लिया, ठीक है। और फिर उसके वहां संधि हुई थी उनकी फ्रांस के साथ। उस संधि की गई ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की एक जगह है वियना। कौन सी जगह है? वियना। इस वियना में संधि की गई, इसलिए इसको वियना संधि बोला गया, ठीक है। अब जैसे वियना संधि, इन्होंने अपना एक अलग से ग्रुप बनाया वियना कांग्रेस के नाम से। ये चारों देश उसमें शामिल हुए, उन्होंने इसके राज्यों को, प्रांतों को बांट लिया। और वहां जो चांसलर थे उस टाइम ऑस्ट्रिया के, उसका नाम था ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक। आप क्वेश्चनों को देखना, सामने देख बेटा, ड्यूक मैटरनिक। क्वेश्चन पढ़ के देख लेना कि उसकी संधि के दौरान वहां का चांसलर कौन था। ड्यूक मैटरनिक बहुत नाम आता है, ठीक है। ठीक, अब इन्होंने वहां पे जो रूल रेगुलेशन लगे हुए थे ना, उसको सबको खत्म कर दिया। इस संधि के बहुत बड़े प्रभाव हुए थे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या किया, उसके जीते हुए प्रदेश छीन लिए, उनको अपने हिस्सों में बांट लिया। उसने जो संहिता लागू कर रखी थी नेपोलियन, उस संहिता को समाप्त कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, जो ये बताओ आप, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना कि नेपोलियन बोनापार्ट
जो फ्रांसीसी क्रांति में जीता था, वो बच्चों शुरुआत क्रांति की कहाँ से शुरू हुई थी? मैंने लुई 16वां का जिक्र किया था ना आप लोगों के सामने। लुई 16वां के अगेंस्ट में वो फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। और लुई 16वां किस वंश का था? ब्रूओ वंश का। किसका? ब्रूओ वंश का। ब्रूओ वंश से है ना वो क्रांति शुरू हुई थी अगेंस्ट में। तो इन्होंने वापिस जो फ्रांस को नेपोलियन बोनापार्ट से आजाद कराया, वापिस ब्रूओ वंश को दे दिया। वापिस ब्रूओ वंश के जो राजा थे ना, उन्हीं को सौंप दिया सत्ता उसकी कि अब तुम ही वापिस इसको संभालो। जो मध्यम वर्ग अब तक जो इतना संघर्ष करके आया था, नेपोलियन बोनापार्ट तक उनका संघर्ष पहुंचा, तो वापिस उनकी लड़ाई कहाँ सत्ता में आ गए उन्होंने, तो फिर वही काम करना, वही काम किया उन्होंने। एक दोबारा से वहां पे नया रूढ़िवाद ला दिया। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है पता है? मैंने एक वाद वर्ड का तुम्हें फिर बार बार जिक्र कर रहा हूं बच्चों। वाद वर्ड चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे रूढ़िवाद हो, जस्ट वाद से पहले वाला जो वर्ड होता है ना, उसके ऊपर वो केंद्रित होता है। मैंने रूढ़िवाद बोला है तो समझ लेना ऐसा विचार जो रूढ़ी हो। रूढ़ी का मतलब होता है पुरानी परंपराओं से ज्यादा प्रेम करना, पुरानी संस्कृति से ज्यादा प्रेम करना, और जो नया विकास हो रहा है, नई उन्नति हो रही है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देना। ठीक है, अपनी पूरी पुरानी परंपरा उनसे जुड़ा हुआ आदमी उन्नति की तरफ सोच ही नहीं रहा है। वापिस स्थिति फ्रांस की वहीं आके लाके खड़ी कर दी उन्होंने कि नया रूढ़िवाद दोबारा से शुरू हो गया, क्योंकि शासक पुराने आ गए, वही पुराने वाले राज आएंगे तो पुराने वाले काम। रूढ़िवादी यार स्टाइन का किंग है, किंग बताऊंगा भाई, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है कि जो इन्होंने जब ये सत्ता वापिस ब्रूओ वंश को दी ना, तो उस टाइम राजा कौन था, ये चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। फ्रांस के चारों ओर उन्होंने ना नए स्टेट बना दिए। अब मान लो ये फ्रांस था, इसके बाहर से उन्होंने नए नए राज्यों का निर्माण कर दिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस अपने विस्तारवाद के कारण बढ़ा था। नेपोलियन क्या कर रहा था? विस्तार कर रहा था अपना फ्रांस का। तो दोबारा फ्रांस विस्तार न करे, इसलिए बाहर से उन्होंने प्रांतों का निर्माण कर दिया कि इसको यहीं रोकना, इससे आगे बढ़ने नहीं देना है। ये इन्होंने नई व्यवस्था की। फिर जर्मन को फेडरेशन, जो 39 राज्य नेपोलियन ने जीते हुए थे ना, इनका एक फेडरेशन बना रखा था नेपोलियन ने। ठीक है, वो फेडरेशन तो ऐसा ही रहा, एज इट इज रहा, लेकिन उसके स्टेटों को इन्होंने चारों ने बांट लिया था। अब इसके कारण वापस प्रभाव क्या आया फ्रांस में? निरंकुशवाद, निरंकुशवाद, वही वाद वर्ड, वह विचार जो निरंकुश पे आधारित हो। एक ऐसे राजा का वापिस जन्म कर दिया, ऐसी व्यवस्था का जन्म कर दिया जहां का राजा निरंकुश हो, तानाशाह हो, मनमानी करता हो। उसने सबसे पहले क्या किया? प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। उसके बारे में किसी ने बोल दिया, बर्दाश्त नहीं। उसकी किसी ने आलोचना कर दी तो बर्दाश्त नहीं। न्यूज़पेपर में छाप दिया तो बर्दाश्त नहीं। ये चीज़ होती थी, उसने सबसे पहले प्रेस पे प्रतिबंध लगाया ये चीज़ के। अब इसके कारण क्या हुआ भाई? जनता कुछ दिन निकालती है भाई, वापिस कोई ना कोई बगावत तो होनी है। फिर वहां पे हुआ क्रांतिकारी संगठनों का उदय। क्रांतिकारी संगठनों का उदय होना शुरू हो गया। अब उन क्रांतिकारी संगठनों में जिक्र करते हैं, सबसे मेनली एक ही आदमी का जिक्र किया है, उनमें जोसेफ मैत्सिनी, इसका जिक्र किया है। ये वास्तव में वैसे इटली का क्रांतिकारी आदमी था, इटली देश से था। इसका जन्म हुआ था 1807 में। अब हुआ क्या था? ये शुरू में एक संगठन का सदस्य था, कर्मोनरी संगठन था, उसका ये सदस्य हुआ करता था। भाई किसी ना किसी कोई ना कोई तो ग्रुप होता ही है, उसमें काम कर रहा था। फिर वहां पे इटली से इसका देश निकाला कर दिया, देश से निकाल दिया इसको। अब देश से क्यों निकाला बच्चों? ये क्या था? एक लुब्रिया जगह है, वहां पे क्रांति हुई थी। ठीक है, उस लुब्रिया क्रांति के अंदर इसने अपनी भागीदारी दी थी। तो उन्होंने कहा था कि तू तो बगावत कर रहा है, इसको देश से निकाल दो। इसको देश से निकाल दिया गया था। अब देश से निकालने के बाद इसने अपने खुद के 2 संगठन बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। आप देखना क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में, यंग इटली संगठन किसने बनाया था? जोसेफ मैत्सिनी का नाम। यंग यूरोप के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये इसने अपने 2 खुद के ग्रुप बनाए। अब इस जो दोनों संगठन बनाए ना, इसमें आपके ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इन काफी देशों से लोग जो इसकी तरह सोचते थे, जोसेफ मैत्सिनी की विचारधारा से सहमत थे, वो सारे इसके संघ के सदस्य बन गए और एक क्रांतिकारी संगठन तैयार इसने कर दिया। इसका मानना क्या था कि इटली का एकीकरण ही इसकी नियति व स्वतंत्रता का आधार है। उसने कहा था अगर इटली है, इटली में भी यही व्यवस्था फैली हुई थी जैसे फ्रांस वगैरह में फैली हुई थी ना, वो इटली वालों से वही कह रहा था कि एकजुट हो जाओ, तभी ये निरंकुश शक्तियां है ना,
इनसे तुम बच सकते हो, तभी तुम्हें स्वतंत्रता मिल सकती है, नहीं तो ऐसे ही ये संगठन तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। तो उसने स्टेटमेंट दी थी अगर इटली का एकीकरण होगा ना तो वही इटली की नियति और स्वतंत्रता को निर्धारित करेगा। इटली को अपनी स्वतंत्रता चाहिए ना तो एकीकरण करना पड़ेगा। अब इस दौरान ये ड्यूक मैटरनिक, कौन था ड्यूक मैटरनिक? जिसने वही रूढ़िवादी परंपरा दोबारा थोप दी थी फ्रांस के ऊपर। उसने पता क्या कहा जोसेफ मैथ्सनी के बारे में कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था क्या थी इसकी? वही निरंकुशवाद, ठीक है, मध्यम वर्ग का कोई बोल वाला नहीं, कुछ राजाओं के हाथ में, चंद राजाओं के हाथ में उसने सब कुछ सौंप दिया था कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मैथ्सनी है, क्योंकि ये अच्छे विचारों का था, इसको ये विचार अच्छे नहीं लगते थे, तो स्टेटमेंट उसने दी थी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? कोई स्टेटमेंट? यहाँ देख लेना कि इसके पूर्व की स्थिति कैसी थी, कैसे प्रांतों में बटा हुआ था, कैसे कैसे राजा थे, वापिस संगठित हुए तो किस किस का योगदान था, मध्यम वर्ग का क्या योगदान था, उदारवाद का क्या योगदान था, नेपोलियन ने कौन कौन से राज्य जीते, कौन कौन से मतलब पैमाने यूज करते थे, ठीक है, जेलवेराइन क्या था, क्या इसके फायदे थे, फ्रेडरिक लिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा। फिर जो 1815 के बाद जो रूढ़िवादी क्रांति हुई, 1815 आए ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का जिक्र हो, 1815 आए, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि वियना की संधि से वो संबंधित है। और वियना की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? वाटरलू की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? नेपोलियन और ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जिसमें ये चारों जीतते थे, नेपोलियन हारा था, नेपोलियन को संधि करनी पड़ी, वियना की संधि हुई। संधि की शर्तें क्या क्या हुई? सारे प्रांत छीन लिए, सारी व्यवस्था बदल दी, वापिस वही व्यवस्था उन्हें थोप दी थी, कोफेडरेशन को बनाया रहा, वापिस ये प्रभाव दे दिए। फिर क्या प्रभाव आया? निरंकुशवाद आ गया, प्रेस का प्रतिबंध आ गया, क्रांतिकारी उदय फिर हुआ। जोसेफ मैथनी है, कहाँ का था ये, कौन से संघ बनाए, ठीक है, कैसे कैसे इसने लोगों को जोड़ा, इसके बारे में ड्यूक मैटरनिक की क्या राय थी। कंप्लीट है? कोई दिक्कत है? ठीक है। बाकी इसका भाई चैप्टर बहुत लंबा, मैंने आप लोगों को बता दिया, शायद हो सकता है 1 या 2 वीडियो और बनाने पड़ सकते हैं, 1 तो 2 तो हैं ही है पक्के, ठीक है, पर भाई टाइम लगेगा, पर समझाएंगे बढ़िया, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है भाई, इसलिए एक एक चीज़ बारीकी से बतानी पड़ती है। तभी आप लोगों को जो मैंने वो PDF भेज रखी ना, उसके अंदर 150 क्वेश्चन दे रखे इस चैप्टर के, वो आपको तभी समझ में आएंगे बच्चों, तो अगर आपको ये डिटेल बताया दो, नहीं तो रटने से एक कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? जितना पढ़ाता जा रहा हूँ उसके साथ साथ इससे संबंधित 2 वीडियो से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन है उस लिस्ट में आप आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है उस ब्लैक बोर्ड पे, इसके बारे में क्या क्या लिखा गया था और क्या सर ने बताया था। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो अगली बनाएंगे ना, तब बाकी आगे का आपका चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।